Hello, good afternoon, my lovely students. It's your teacher Niharika. Today I am going to teach you a chapter of class 9th, chapter number 11th, work and energy. In this chapter, we will discuss about work and energy, and there's a little bit portion about power also. Okay, so three things we are going to discuss in this chapter. First is work, second is energy, and third is power. And some other things we are going to study, I will teach you in this topic is जैसे work energy theorem and the law of conservation of energy, and the last one is of course your mechanical energy, kinetic energy, potential energy, and how to prove law of conservation of energy. These few things I am going to discuss in this chapter. I think so I can't able to teach you all these things in one video, so I will make two videos of this chapter. The first video I am going to discuss with you, and if there is any problem, you think something you are not able to understand, you can comment me on the comment box. I will definitely try to resolve your problems, your issues. So okay students, now I'm going to start it. जहाँ भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, एंड फॉर फर्दर और आपको आगे भी जो वीडियोस अगर चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिव्यू मिले, आपको रिस्पांस मिले, और मैं आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपके वीडियोस बना पाऊँ. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 9, वर्क एंड एनर्जी. अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि वर्क क्या होता है? वर्क का डिफाइन पता है आपको? तो देखते जाइए, साथ साथ आपको मैं डेफिनेशंस भी बता रही हूँ. डिफाइन है वर्क की, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स. क्या होता है? जैसे अपन ने कोई ऑब्जेक्ट लिया, मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं वर्क को कैसे डिफाइन करूँगी? मैंने वर्क क्या किया, इस पे मैंने एक फोर्स लगाया, ये मेरा फोर्स हो गया जो मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है. अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लगा है, उस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह से कितना खिसका. मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, तो वर्क क्या हो गया? इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिफाइन सिंपल है, वर्क इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स. मतलब फोर्स की वजह से, फोर्स लगाने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो ही क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है. मतलब किसी चीज़ को हिलाने पर वो ऑब्जेक्ट कितना दूर गया, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फोर्स जो लगा उसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों? वो होता है आपका वो होता है आपका वर्क. अब आपको बता दूं, वर्क जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि वर्क अपन ये कह रहे हैं ना, फोर्स इनटू एस होता है, पर हम जब सीनियर सेक्शंस में जाएंगे, 11-12 सेक्शन में जाएंगे, तो ये आएगा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में. तो मतलब मैं जब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करती हूँ, तो उसका क्या आता है? स्केलर प्रोडक्ट आता है. मतलब वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. और जो इस वजह से जो रिजल्ट आएगा मेरे पास, वो ये आएगा कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल. क्या होती है वर्क की एसआई यूनिट? जूल होती है. ठीक है बच्चों. अब एक चीज और कि वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है, और वर्क जीरो भी होता है. उसके लिए मैं कैसे समझाऊं आपको? देखिए, हम कह सकते हैं वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो. तो ये कैसे पता करेंगे कि वर्क पॉजिटिव है या वर्क नेगेटिव है या फिर वर्क
जीरो है। देखिए आपको बताती हूँ, जैसे कि मानो एक गाड़ी है ये, ठीक है, ये एक गाड़ी है, ये है। अब एक बच्चा, कोई भी एक बच्चा है, इस गाड़ी को इस डायरेक्शन से खींच रहा है और गाड़ी और जो मूव हुई वो इस डायरेक्शन में हुई, ठीक है। तो इसके बीच में फोर्स तो ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। अब इनके बीच का जो एंगल बना वो कितना बना, इट इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। और क्या माना अपन ने कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, when the force and displacement both in same direction, it is said to be, work is said to be positive। मतलब जब ये चीज फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये जो वर्क कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। और इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, 90 से कम का है, सॉरी कितने का है, 90, 60 हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एंगल बना वो 60 डिग्री का मान लो बना, तो 60 डिग्री है, तो मतलब ये 90 से कम है। 90 से कम होने की वजह से ये जो हो गया, कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब दूसरा आता है कि नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव के लिए कैसे समझाऊं, देखिए आपको कि when force and displacement are in opposite direction, ठीक है, जब वर्क और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वो नेगेटिव है। देखिए मानिए कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ये एक बहुत हैवी बॉल है, इस पे ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा है, पर फोर्स लगाने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट है जो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसके बीच में जो ये एंगल बना, ये थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ बन गया है, नहीं तो मान लीजिए एंगल बना वो 190 से ज़्यादा है। अब 90 से ज़्यादा होने की वजह से ये जो एंगल बना वो 90 से ज़्यादा का बन गया ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि जब when force and displacement are in opposite direction, मतलब फोर्स तो ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अपना नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव में तो क्या होता है, फोर्स और डायरेक्शन की और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो सेम ही होती है, तो वर्क हो जाता है पॉजिटिव। अब जब वर्क और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जब डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब आता है कि हमारा जीरो कब होता है। जीरो जब होगा कि जब मान लीजिए कि जीरो कैसे होगा, जैसे आप एक दीवार खड़ी है, दीवार को आपने धक्का मारा, ठीक है, आपने उस पर बहुत फोर्स लगा दिया, लेकिन वो डिस्प्लेस तो हुई नहीं ना अपनी जगह से, है ना। जैसे ये है, अब आपने क्या किया, फोर्स तो बहुत सारा लगा दिया, फोर्स आपने 5000 न्यूटन लगा दिया, ठीक है। अब लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो जीरो हो गया। अब जीरो को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो मतलब जब वर्क हमको मतलब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी एक चीज जीरो हो जाती है तो वर्क ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। एक और एग्जांपल है, ये अर्थ है आपकी और ये सन है आपका, मून है आपका, सॉरी, ये घूम रहा है इसकी तरफ, अभी घूम तो रहा है, अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो इसको नीचे आना चाहिए, पर ये क्या कर रहा है, इधर इस साइड मूव हो रहा है, तो इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब जब फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब भी जो अपना वर्क होता है वो होता है जीरो, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट है, एक तो अपना पॉजिटिव, एक अपना नेगेटिव और एक होता है जीरो। पॉजिटिव कब होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा जब उनके बीच का एंगल 90 से कम होगा तो वो पॉजिटिव होगा, जब 90 से ज्यादा होगा तब वो नेगेटिव होगा, और जब परपेंडिकुलर होगा तो वो आपका होगा
0। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो आपको वर्क में याद रखनी है। अब देख लीजिए, ये चीज आपकी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके इन कंटेंट्स में दे रखी है। आपको मैंने ये फॉर्मूला बता ही दिया, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जाम्पल से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आपको मैंने इसका वो भी बता दिया, एसआई यूनिट जूल होती है आपकी। ठीक है, जैसे दे रखा है यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है ना, मतलब 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ n1 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई अपनी वर्क के बारे में। यहाँ पर अपना वर्क का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आता है मेरे पास टॉपिक आता है आपका एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी तो कैपेसिटी टू डिफाइन क्या होगी एनर्जी की? इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने के लिए जो कैपेसिटी, जैसे मैं मान लीजिए ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें मैंने 1 जूल का वर्क लगाया, 1 जूल का। ठीक है, तो एनर्जी की डिफाइन क्या होगी? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब वर्क इक्वल्स टू एनर्जी, मतलब जितना आप उस पर एनर्जी लगाओगे उतना ही वर्क होगा। अगर आपने कम एनर्जी लगाई तो वर्क कम होगा, और आपने अगर ज्यादा एनर्जी लगाई तो उस हिसाब से वर्क होगा। अब एनर्जी भी कितने टाइप की होती है? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत तरीके की होती है। हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। हर टाइप की एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जीज हैं। ये चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, कितने टाइप की एनर्जीज होती हैं। अब इसी एनर्जी में एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम आगे प्रूफ भी करेंगे, पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इसकी डिफाइन क्या होगी? बहुत सिंपल है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू another. The total energy in universe always remains constant. मतलब कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। और जो यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो हर वक्त कांस्टेंट ही रहती है। अब इसको समझाऊं कि मेरे पास एक बॉम्ब है। ठीक है, अब वो फटा है ना, बॉम्ब वो फटा। अब उसमें से क्या निकला? हीट एनर्जी भी निकली, लाइट एनर्जी भी निकली, साउंड एनर्जी भी निकली। आप लोग करेंगे भाई इसमें से तो जनरेट हुई, जनरेट नहीं हुई बच्चों, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुई। क्यों? क्योंकि उस बॉम्ब के अंदर क्या था? केमिकल एनर्जी थी, केमिकल भरा गया था। अब उस केमिकल की वजह से वो बम ब्लास्ट हुआ। उसको ब्लास्ट होने से वो जो केमिकल था, उसने केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफर हुई? पहले हीट एनर्जी में ट्रांसफर हुई, हीट से लाइट एंड साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हुई। इसी को आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे अपन टेलीफोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं। पहले के टाइम में तो जो फोन थे, जिसमें अपने जो कान में लगाने वाले फोन में, उनमें क्या था? वायर सिस्टम था। तो क्या था? जो हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी ना, फोन पे अपन ने साउंड की, साउंड से वो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब दूसरों के पास पहुंचेगी, जब वो उनके कान तक पहुंचेगी तो वापस वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने जनरेट नहीं की, वो खुद ट्रांसफर हुई। पहले साउंड को इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर हुई, इलेक्ट्रिक से फिर साउंड में ट्रांसफर हो गई। अगर हम मोबाइल से बात करते हैं तो हमारी जो साउंड वेव्स हैं, जो साउंड एनर्जी है, वो रेडिएशंस में ट्रांसफर होती है, और रेडिएशन पे जब वापस अदर एंड पे पहुंचती है तो वापस वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह से एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि ये लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब है? द टोटल एनर्जी इन यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, मतलब जो इतने लाखों सालों, हजारों सालों से जो एनर्जी थी, जो तब थी, वो अभी भी उतनी ही है। वो ना तो बढ़ी है और ना ही वो घटी है, लेकिन वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती गई है। तो भाई हम ये क्यों कहते हैं कि बिजली कम जलाओ, तो क्या कहते हैं आप,
बिजली खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसके सोर्स हैं, जो जिससे हमें वो बिजली मिल रही है, वो चीज खत्म हो जाती है, उनमें एफर्ट्स लगते हैं। जब चीजें ही खत्म हो जाएंगी तो एनर्जी का ट्रांसफर किस रूप में होगा? इसलिए एनर्जी जो है वो कभी भी जितनी थी उतनी की उतनी आज भी है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपके इसमें कवर किए। एक चीज और मैं समझा दूं आपको, पावर की डिफाइन। पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पावर को यूज किया जाता है। मतलब पावर जो है वर्क अपॉन टाइम के ऊपर होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो मतलब वर्क तो हो गया हमारा जूल और टाइम हो गया हमारा सेकंड, तो पावर क्या हो गई? जूल पर सेकंड। इसको हम ऐसा, इसका हम जो ऐसा यूनिट होती है वो वॉट होती है, ठीक है। और कमर्शियल यूनिट जो होती है ना इसकी, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसको किलोवाट में, हॉर्स पावर में लिया जाता है, ठीक है। अब वॉट की डिफाइन अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर इज सेड टू बी जूल। तो इसको हम क्या कहते हैं? इज सेड टू बी 1 वॉट। when 1 joule of work is done in second, the power is said to be 1 watt. 1 जूल में पर सेकेंड में कितना वर्क हुआ है? when 1 joule of work is done in 1 second, the power is said to be 1 watt. ठीक है बच्चों, तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। वर्क, एनर्जी और पावर तीनों की डिफाइंस थी, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद जो मेरा सेकंड वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एनर्जी का। एक तो एनर्जी में एनर्जी को फुली एक्सप्लेन करूंगी आपके, जैसे एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी आपको मेन यहाँ समझानी है मेरे को, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद अपना जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड थर्ड है हमारा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमको प्रूफ करना है। तो ये 3 टॉपिक मैं आगे सेकंड वीडियो में कवर करूंगी। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे जाकर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ समझ आया, तो लाइक कीजिए एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर टुडे। बाय माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे होम एंड बी सेफ।